नेपाल में किस तरह से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाता है, बांग्लादेश कैसे एक स्वतंत्र देश बना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 दक्षिण एशिया, मतलब ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख लेना ताकि आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद आपको एनसीईआरटी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दक्षिण एशियाई कंट्रीज के बारे में। दक्षिण एशिया का टॉपिक समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दक्षिण एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण एशियन कंट्रीज कौन सी हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दक्षिण एशिया में कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये 7 कंट्रीज को हम कंसीडर करते हैं दक्षिण एशियाई कंट्रीज में। लेकिन एज पर योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में इन 2 देशों का नाम और लिया गया है, अफगानिस्तान और म्यांमार, कि इन दोनों कंट्रीज़ को भी अब दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ में कंसीडर किया जा रहा है। बट एज पर योर एनसीईआरटी हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं इन 7 कंट्रीज़ के बारे में। ऑलराइट, आपको इतना समझ में आ गया। देखो दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया में हम बात करते हैं इन 7 कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज़ जो हैं दक्षिण एशिया में शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं इनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है। इसको हम कुछ इस डायग्राम से समझेंगे कि दक्षिण एशियाई देशों का ज्योग्राफिकल सिस्टम कैसा है। यहाँ पे है नॉर्थ। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों को इस प्लस के साइन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा हिमालय। साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा हिंद सागर। ईस्ट की बात करें बांग्लादेश की साइड में आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी एंड वेस्ट की साइड में यहाँ पे हम देखेंगे अरब सागर। इस तरह से कुछ ज्योग्राफिकल सिस्टम है दक्षिण एशियाई देशों का। नाउ हम बात करने वाले हैं इन देशों के बारे में कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जो ये भारत की नेबर कंट्रीज है इनके भारत के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण एशियाई देशों का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। देखो दक्षिण एशियाई जो देश हैं जिसमें ये सारी कंट्रीज आती है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस तरह से है। भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर लिया गया है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कभी यहाँ पे सैनिक शासन आ जाता है कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। बांग्लादेश की बात करें तो पहले बांग्लादेश में 1971 से पहले एक तरह से सैनिक और लोकतांत्रिक दोनों तरह के शासन हुआ करते थे। बट 1971 में बांग्लादेश नाम की एक अलग कंट्री बनने के बाद यहाँ पर लोकतंत्र स्टैब्लिश है। नेपाल में क्या था, पहले यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद यहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई लोकतंत्र के लिए एंड वी कैन से आफ्टर 2015 यहाँ पे सक्सेसफुली लोकतंत्र को स्टैब्लिश कर लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पे भूटान एंड सेकंड है यहाँ पे मालदीव्स। ये 2 देश हैं जो कि दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश हैं। इनका पॉलिटिकल सिस्टम, पहले भूटान में क्या था, पहले भूटान में राजतंत्र यानी कि मुनार्की यानी कि राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया। एंड बात करें मालदीव्स की तो मालदीव्स में पहले यहाँ पे सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने आवाज़ें उठाई लोकतंत्र के लिए एंड फाइनली यहाँ पर भी लोकतंत्र को स्टैब्लिश कर दिया गया। दक्षिण एशिया देशों का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस तरह से है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि दक्षिण एशियाई देशों का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हमने यहाँ पे पढ़ा कि पाकिस्तान में कभी यहाँ पे सेना का शासन आ जाता है कभी यहाँ पे लोकतंत्र आ जाता है। ऐसा क्यों है, क्यों संविधान बनने के बाद का यहाँ पे हम सिनेरियो पढ़ रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश होता है उसके बाद जनरल अयूब खान जो यहाँ पे लीडर आते हैं वो यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर देते हैं। लेकिन उसके बाद एक और नए लीडर आते हैं जनरल याहिया खान। ये क्या करते हैं, लोकतंत्र को रिमूव करके यहाँ पे सेना का शासन कायम कर देते हैं। और जब जनरल याहिया खान यहाँ के लीडर होते हैं तो
इसी टाइम पे 1971 का बांग्लादेश वॉर होता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है। उसके परिणाम स्वरूप ही 1971 में बांग्लादेश नाम की एक अलग कंट्री बन जाती है। तो 1971 के बाद क्या होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, जो कि यहाँ पे अगेन लोकतंत्र को लेकर आते हैं, और 1971 से 77 तक यहाँ पे लोकतंत्र ही कायम रहता है। बट अगेन 1977 में जनरल जियाउल हक ये क्या करते हैं, नए लीडर आते हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर यहाँ पे अगेन सेना का शासन कायम कर देते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे 1988 में बेनज़ीर भुट्टो जो है निर्वाचित होते हैं और ये लोकतांत्रिक सरकार को लेकर आते हैं। बट अगेन यहाँ पे क्या होता है, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं, जो कि यहाँ पे सेना का शासन ले आते हैं, और 2001 में अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो निर्वाचित करवा लेते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में कभी यहाँ पे सेना का शासन आ जाता है, तो यहाँ पे कभी डेमोक्रेसी आ जाती है। आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम बात इसी के बारे में करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि कभी यहाँ पे सेना आ जाती है, सो कभी यहाँ पे लोकतंत्र आ जाते हैं। सो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रहने के पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। सो ये क्या करते हैं, जो भी लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में आती है उसे रिमूव कर देते हैं एंड अगेन यहाँ पे सेना का शासन स्थापित कर देते हैं। अगेन पाकिस्तान की बात करें तो कई लोगों का ये ओपिनियन है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, तो इसलिए अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रही तो लोकतांत्रिक सरकार जो है भारत के साथ वॉर में कभी जीत नहीं पाएगी, इसलिए पाकिस्तान में सेना का शासन रहना ज़रूरी है। तो इसलिए भी यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। अगेन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो नहीं मिलता है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर जो अमेरिका है उनका मानना है कि अगर हमने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करी तो पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो वेस्टर्न कंट्रीज पे हमला कर सकता है। तो इसलिए भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्टैब्लिश करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लेते। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। सो ये था हमारा पाकिस्तान का टॉपिक, जहाँ पे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है एंड पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रहने के पीछे का क्या रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बांग्लादेश कैसे एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश का भी हमने पढ़ा है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है और जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम की एक अलग कंट्री बन जाती है। सो बांग्लादेश नाम की अलग कंट्री किस तरह से बनती है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखो भाई, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था और इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे क्या था, पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, पहला था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। अंग्रेजी शासन के समय की यहाँ पे हम बात करें, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस टाइम पे बंगाल और असम के जो विभाजित हिस्से हैं इनसे पूर्वी पाकिस्तान का ये एरिया बनाया गया था। लेकिन अब क्या था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अपनी संस्कृति थोपते थे, लाइक उर्दू भाषा थोपते थे और अपनी संस्कृति को थोपते थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग इसके खिलाफ थे। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, जन विद्रोह कर दिया, यानी कि जनता ने आंदोलन कर दिया और इसका नेतृत्व जो इनके लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान ने किया और पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी चुनावी पार्टी का नाम है आवामी लीग। सो आवामी लीग को 1970s में जो इलेक्शन होते हैं पूर्वी पाकिस्तान में, इसमें सभी सीटों पर जीत मिलती है। लेकिन अगेन जो आवामी लीग होती है, अगेन वे पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा होने लगा। जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने, और हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि जनरल याहिया खान उस टाइम पे लीडर थे। तो इनके नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए कई कोशिशें की गई, लोगों पे कई हमले भी किए गए, जिसके कारण क्या होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत की ओर पलायन करने लगे और पलायन भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनने लगी। भारत ने कई बार पाकिस्तान से कहा कि ये इंटरनल मैटर तुम अपनी कंट्री में सुलझाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। सो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन किया कि अब पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद हो जाना चाहिए। और इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक वॉर होता है और वॉर इस तरह से एंड होता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना होती है वो आत्मसमर्पण कर देती है भारत के सामने, और इसी के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है
और इसका नाम पड़ जाता है बांग्लादेश। सो कुछ इस तरह से बांग्लादेश जो है आज़ाद होता है 1971 में और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आता है। सो नाउ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि 1971 में जब भारत एंड पाकिस्तान का वॉर होता है उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। सो ये आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप सो आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि हमने पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में और बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो नेपाल में किस तरह से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा लोकतंत्र की मांग उठाई जाती है। आफ्टर 2015 नेपाल में डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर लिया। सो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो देखो, नेपाल अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था और यहाँ पे क्या होता था, राजा का शासन चलता था। लेकिन आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र का क्या मतलब है कि यहाँ पे किंग और पार्लियामेंट दोनों के द्वारा रूल किया जाने लगा। यहाँ पे जो कई राजनीतिक पार्टियां हैं और जो जनता है यहाँ पे इसके खिलाफ थी, और जो जनता है और राजनीतिक पार्टियां इन्होंने उत्तरदायी शासन के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे लोगों के द्वारा 1990 में एक जन आंदोलन किया जाता है, मतलब कि जनता के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है। उसके बाद जो राजा है वो लोकतांत्रिक संविधान की बात मान लेता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे नेपाल में एस्टैब्लिश कर देता है। सो यहाँ पे जो नेपाल के माओवादी है वो नेपाल पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। सो यहाँ पे माओवादी राजा और जो अमीर वर्ग है नेपाल का, उनके साथ माओवादी का एक संघर्ष हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो माओवादी है, राजा की सेना है और जो लोकतंत्र समर्थक है, इन तीनों के बीच में एक वॉर हो जाता है, जिसे गुरिल्ला वॉर के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर छुप के वार करना। राजा, माओवादी और लोकतंत्र समर्थक, इन तीनों के बीच में वॉर हो जाता है, जिसे त्रिकोणीय वॉर के नाम से जानते हैं। सो 2000 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। सो 1990s में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बना था नेपाल में, राजा ने संसद को रिमूव कर दिया नेपाल से। इससे नेपाल में जो बचा कुचा लोकतंत्र था वो भी सफल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो नेपाल के राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं और नेपाल में 2006 में लोकतंत्र के समर्थन में एक आंदोलन होता है और राजा को लोकतंत्र स्टैब्लिश करने वाली बात माननी पड़ती है। सो ये जो आंदोलन होता है नेपाल में लोकतंत्र के समर्थन में, इसका प्रतिनिधित्व, एक तरह से इसकी लीडरशिप की जाती है, एक पार्टी होती है 7 अलायंस पार्टी। इनके द्वारा माओवादी लोकतंत्र चाहते थे, इनके द्वारा भी यहाँ पे समर्थन दिया जाता है लोकतंत्र को। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके द्वारा लोकतंत्र को समर्थन दिया जाता है। सो नेपाल में संविधान बनने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और आफ्टर 2015 एक तरह से लोकतंत्र वहाँ पे सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो चुका है। सो आई होप सो आपको यहाँ पे नेपाल का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नेपाल में लोकतंत्र को स्टैब्लिश किया जाता है। सो अब हम बात करते हैं श्रीलंका और जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका में किस तरह का विवाद है और इसकी वजह से भारत और श्रीलंका के किस तरह के रिलेशंस हैं। सो श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिलती है और अब श्रीलंका को यहाँ पे जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो कि दो कम्युनिटी, सिंहला समुदाय और जो यहाँ पे तमिल रहते हैं, इन दोनों के बीच का एक विवाद है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, बट बाद में इसे श्रीलंका कहा जाने लगा। तो देखो, जो ये सिन्हली समुदाय है, जो यहाँ पे ये सिन्हली कम्युनिटीज है, इनके बीच में और ये जो तमिल्स हैं, जो ये तमिल है, ये भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं, इनके बीच में और सिन्हला समुदाय के बीच में एक विवाद रहता है। जो श्रीलंका में राजनीतिक दबदबा है वो यहाँ पे सिन्हला समुदाय का है। जो सिन्हली कम्युनिटी है, इनका मानना है कि जो ये तमिल श्रीलंका में आके बस गए हैं, इनके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतनी चाहिए और इनको श्रीलंका में कोई भी राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। सो सिन्हला कम्युनिटी के द्वारा किए जा रहे इस बिहेवियर से जो तमिल है, ये अपना एक संगठन बना लेते हैं जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी कि लिट्टे के नाम से जाना जाता है। सो ये संगठन क्या करता है, जो श्रीलंका में बसे हुए तमिल है, इनका कहना है कि यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल है, इनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, अपने लिए अलग देश की मांग करने लगते हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स है, इनके साथ इस तरह का मिसबिहेव होता देख जो भारतीय नागरिक है, वो भारत की सरकार पे दबाव बनाते हैं कि जो श्रीलंका में बसे हुए तमिल हैं, इनके हितों की रक्षा करें। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने 1987 में क्या किया, अपनी एक सेना भेजी शांति समझौता कराने के लिए श्रीलंका में। लेकिन लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। जो ये भारतीय सेना है और लिट्टे, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष हो जाता है। लिट्टे का मानना है कि भारत सरकार हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी ना करे
और उसके बाद 1989 में जो यहाँ पे जो सेना भेजी जाती है वो भारत वापस आ जाती है। सो कुछ इस तरह का जातीय संघर्ष रहता है श्रीलंका में। इस जातीय संघर्ष की वजह से भारत सरकार और श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है इनके बीच में अक्सर विवाद हो जाता है। सो आई होप सो आपको श्रीलंका वाला टॉपिक समझ में आया होगा। सो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है भारत और पाकिस्तान का संघर्ष। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक किसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है। देखो यहाँ पे विभाजन होता है भारत का और पाकिस्तान का 1947 में, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का एक वॉर होता है 1947 और 1948 में एंड 1965 में। 2 बार भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है। 1948 के वॉर के बाद क्या होता है, कश्मीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक को कहा जाने लगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और जो जम्मू कश्मीर है ये वाला हिस्सा भारत के पास आ जाता है। इसके बाद कई और चीजें हैं जिन पे भारत और पाकिस्तान का संघर्ष होता रहता है। तो देखो, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद अक्सर चलता रहता है। 1998 में क्या होता है, भारत ने क्या किया, अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है पोखरण में। इसकी देखा देखी पाकिस्तान ने भी क्या किया, अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है वो चंगाई हिल्स में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक तरह से कॉम्पिटिशन रहता है। और भारत सरकार का दावा ये है कि पाकिस्तान ने 1985 में और 1995 में जो खालिस्तानी मांग उठी थी उसमें उग्रवादियों को सपोर्ट किया था। सो यहाँ पे भारत सरकार का दावा है कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जो पाकिस्तान है वो भारत सरकार पे ये आरोप लगाती है कि जो भारत सरकार है वो सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़का रही है। सो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जैसी सिचुएशन बनी रहती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1960s में क्या होता है, दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ और विश्व बैंक ने दोनों के बीच में सिंधु जल संधि करवाई। तो यहाँ पे अगेन इन दोनों के बीच में विवाद होता है और विश्व बैंक जो है इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाता है एक शांतिपूर्ण तरीके से सिंधु नदी जल के इस्तेमाल को लेकर। तो कुछ इस तरह के विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा बने रहते हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या फिर गुजरात का जो कच्छ है इसमें सर्किट जो सीमा है इसको लेकर विवाद हो। सो कुछ इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहते हैं। आई होप सो आपको आज का ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। सो नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे भारत और उसकी नेबर कंट्रीज के किस तरह के रिलेशंस हैं। सो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश और भारत के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं। सो यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ मसलों पे सहमति है, वहीं कुछ टॉपिक्स पे विवाद है। सो देखो, पिछले 10 सालों में दोनों के बीच में आर्थिक संबंध काफी बेहतर हुए। दोनों ने एक दूसरे के ट्रेड को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर चलो नीति का हिस्सा है। मतलब जो भारत और बांग्लादेश है दोनों ही पूर्व की ओर चलो नीति, मतलब जो आसियान कंट्रीज है इनके साथ ट्रेड को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है। आपदा और पर्यावरण के मसले पे दोनों ही देश एक दूसरे को काफी सहयोग करते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे भारत और बांग्लादेश हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ मसलों पे विवाद भी चलते रहते हैं। पहला तो ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की हिस्सेदारी को लेकर बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में हमेशा विवाद रहता है। भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका का मना करना, मतलब भारत का मानना है कि बांग्लादेश से जो लोग हैं वो इलीगल इंडिया में अप्रवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ये यहाँ पे मना कर देता है। भारत का मानना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत विरोधी आतंकवाद को समर्थन देता है और भारतीय सेना को अपने इलाके से पूर्वोत्तर इनकी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देता। म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने से इनकार, मतलब बांग्लादेश म्यांमार को अपने इलाके से रास्ता नहीं देता है जिससे कि वो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात कर सके। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर बांग्लादेश और भारत इन दोनों के बीच में विवाद रहता है। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरह के रिलेशंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और नेपाल के किस तरह के रिलेशंस हैं। सो देखो, भारत और नेपाल के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू जो ये दोनों ही देशों के जो नागरिक है वो एक दूसरे के देश में विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच में कई विवाद भी रहते हैं। पहला तो ये कि नेपाल की चीन से दोस्ती को लेकर भारत नेपाल से नाखुश रहता है। यहाँ पे भारत का मानना है कि जो नेपाल सरकार है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, जिससे भारत नाखुश है। और यहाँ पे नेपाल का मानना ये है कि भारतीय सरकार उनके इंटरनल मैटर्स में काफी ज्यादा दखलंदाजी करती है और भारत उनकी नदी जल और पनबिजली को हथियाना चाहता है।
इन विवादों के बावजूद जो दोनों ही देश हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काफी मसलों पर, लाइक व्यापार में, वैज्ञानिक सहयोग में, प्राकृतिक संसाधन, बिजली संसाधन, इन सभी टॉपिक्स पे भारत और नेपाल एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और नेपाल में लोकतंत्र के एस्टैब्लिश होने के बाद दोनों ही देशों के जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। सो भारत और नेपाल के रिलेशंस आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के किस तरह के रिलेशंस हैं। सो देखो, श्रीलंका और भारतीय सरकार का विवाद वो किसको लेकर है? जातीय संघर्ष को लेकर। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जो श्रीलंका है यहाँ पे दो कम्युनिटीज के लोगों के बीच में अक्सर ये विवाद रहता है। पहला है सिन्हला कम्युनिटी एंड जो सेकंड है वो है श्रीलंकन तमिल्स। सो 1989 में जब भारत श्रीलंका पे हस्तक्षेप करता है, उसके बाद जो भारतीय सेना है उनका लिट्टे के साथ विवाद हो जाता है, जिसके बाद भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों से दूर ही रहती है। भारत सरकार और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार एग्रीमेंट पे जो है हस्ताक्षर भी किए हैं एंड श्रीलंका में आई सुनामी से हुई तबाही में भारत ने श्रीलंका की मदद करी है। सो ये कुछ टॉपिक्स है जिनमें भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद और सपोर्ट हमेशा चलता रहता है। सो आई होप सो आपको आज के जो सारे टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है सो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सो आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।